हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। सामने सोफे पर अंजलि जी के साथ माया बैठी थी। उसके दाहिने हाथ में आर्म पाउच स्लिंग लगा था। अंजलि जी उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, अथर, कैसे रहे टेस्ट के रिजल्ट? इम्प्रूवमेंट ठीक है ना? अथर्व ने माया को देखते हुए कहा, इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है माया? अंजलि जी के कुछ बोलने से पहले ही माया ने कहा, भगवान से मन्नत मांगी थी, तुम्हारी परेशानी मुझे दे दे, उन्होंने पूरी कर दी। शिवी ने भौहें उचकाकर माया को देखा। वो मन में बोली, अथर्व की जरा सी भी फिक्र होती तो कोमा में मिलने क्यों नहीं आई? अंजलि जी ने खड़े होते हुए कहा, तुम सब बैठकर बातें करो, मैं कुछ नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। वो किचन की तरफ चली गई। ईशान अथर्व को माया के पास लेकर आया। उसने पूछा, मॉम को अभी तक सच नहीं बताया है तुमने? कोई बात नहीं, शायद ये काम मुझे ही करना होगा। माया ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, अथर्व, तुम देख रहे हो इस वक्त मैं कितना परेशान हूँ। तुम इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं जल्दी ही आंटी को सब सच सच बता दूंगी। अथर्व ने एक गहरी सांस ली। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अंजलि जी मीना के साथ वापस आई। अथर्व ने कहा, मुझे आपसे बात करनी है मॉम। अंजलि जी ने उसे देखा। वह बोला, मैं माया से शादी नहीं कर सकता। अंजलि जी हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं शिवी खुश हो गई। अंजलि जी के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगी। उन्होंने कहा, अथर, तुम उस लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहे हो जिसने तुम्हारा इतने बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा। माया चाहती तो तुम्हारे कोमा में जाते ही तुमसे रिश्ता तोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसी जीवन साथी को छोड़ने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? ईशान और सीवी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अथर्व कुछ बोलता उससे पहले माया अपने आंखों में आंसू ले बोली, आंटी, आप अथर्व से कुछ मत कहिए। मैं समझ सकती हूँ, मेरी बीमारी के साथ वह मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अथर्व गुस्से से उसे देखने लगा। अंजलि जी ने माया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं माया, भले ही अथर्व मेरा बेटा है, लेकिन अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसे रोकने का हक रखती हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ क्यों न जाना पड़े। अथर्व बोला, मॉम, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अंजलि जी ने उसे हाथ दिखा रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने अथर्व। तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। माया इसी घर में रहने वाली है जब तक उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, और मैं इस बारे में कोई बहस नहीं सुनना चाहती। अथर्व कुछ कहता उससे पहले अंजलि जी माया को अपने साथ लेकर चली गई। ईशान ने बेयकीनी से कहा, बड़ी चालाक लड़की है ये अथर्व। वो जानती थी कि तू उसके यहाँ रहने के खिलाफ होगा, इसलिए पहले ही आंटी को अपनी बातों में उलझा लिया। वो तीनों अथर्व के कमरे में पहुंचे। अथर्व गुस्से से बोला, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है शिवांगी। तुम अगर पहले मेरी जिंदगी में आ जाती तो मैं कभी माया से मिलने भी नहीं जाता, और आज इस तरह नहीं फंसता। उसकी तेज आवाज सुन शिवी ने अपने होठ जोर से बंद कर लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखते ही अथर्व को खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने माया का गुस्सा शिवी पर निकाल दिया था। शिवी बोली, मुझे पता नहीं था, आपको मेरे जिंदा होने का पता है, वरना मैं। वो वहां से अपने कमरे में चली गई। ईशान ने अथर्व के कंधे पर हाथ रख कहा, अथर्व, जानता हूँ तू इस वक्त अपसेट है, लेकिन ऐसे इल्जाम मत लगा उस पर। खुद ही कह रहा था ना कि तू उसके सच बोलने का इंतजार करेगा। अंजलि जी माया के रूम में बैठी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ कहा, माया, अथर्व के बिहेवियर का बुरा मत मानना। पता नहीं उसे ये क्यों नहीं दिख रहा, तुम उसके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हो। माया मुस्कुराई, आंटी मैं समझती हूँ, अथर्व शायद परेशान है। हम दोनों एक ही परेशानी से गुजर रहे हैं। ऐसी हालत में मेरा भी यहाँ आने का मन नहीं था। मैं भी अथर्व पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंजलि जी ने उसका हाथ पकड़ कहा, माया, तुम फिक्र मत करो, मेरी नज़र में तुम ही इस घर की बहू हो। रही बात अथर्व की, तो मैं उससे बात करूंगी।
माया उनके गले लग गई। उसने मन में कहा, अंजलि कपूर, मैं कौन सा यहाँ घर बसाने आई हूँ। बस एक मौका मिल जाए और अपना काम पूरा कर लूँ मैं, फिर इस घर से कोई वास्ता नहीं होगा मेरा। इधर शिवी अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी। तभी सीक्रेट डोर खुला। शिवी ने नजरें घुमा उस तरफ देखा। अथर्व अपनी व्हील चेयर पर बैठा कमरे में आया। शिवांगी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वह उसकी पीठ की तरफ था। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उस माया का गुस्सा तुम पर निकल गया। शिवांगी के सिसकी की आवाज आई। वह अपना व्हीलचेयर दूसरी तरफ लेकर गया। शिवी ने अपना चेहरा तकिए में घुसा लिया। अथर्व अपने हाथों के सहारे से उसके बिस्तर पर बैठा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, माया मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हुई कि हमारा रिश्ता मुझ पर बोझ था। शिवांगी ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। नाक रोने से लाल हो गई थी। वह बैठते हुए बोली, आपको कबीर भाई से बात करते हुए सुना था। आप कह रहे थे कि कैसे अपने मॉम डैड को हमारे बारे में बताएंगे, इसलिए मुझे लगा मेरा आपकी ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर होगा। अथर्व ने उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरते हुए कहा, पागल लड़की, पूरी बात सुना भी नहीं। ये सच है कि मैं इस बात से परेशान था, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि मैं इस बात से खुश था कि मेरा रिश्ता तुमसे जुड़ा है। शिवांगी सुबकते हुए उसे देखने लगी। वह आगे बोला, इसलिए तो मैंने कबीर से कहा था हमारी शादी रजिस्टर करवाने, ताकि कोई कल को हमारे रिश्ते को झूठा साबित ना कर सके। शिवांगी ने अपने होठ बाहर निकाल लिए। ये देख वो मुस्कुराया। वह उठकर बैठी। अथर्व ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। माया बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी। मैं मॉम को सारी सच्चाई बता दूंगा। उन्हें बस गलत फहमी है कि मैं जब कोमा में था तब माया मेरी देखभाल कर रही थी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस वक्त वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। तुम थी जिसे मॉम ने माया समझ लिया है। उसने उसके बालों को हाथों से संवारा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दोबारा नहीं बताऊंगा। तुमसे पहली बार मिला था तभी एक अनजाना सा लगाव हो गया था, लेकिन फिर तुमने मुझसे दूरी बना ली और मैं इसकी वजह भी जानता हूँ। अपने दिल से हर डर को निकाल दो शिवांगी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। शिवांगी ने नीचे देखते हुए कहा, लेकिन ये भी तो सच है, जब तक मैं आपसे दूर थी आप ठीक थे। जब से मैं आपकी जिंदगी में आई आप पर मुसीबत आ गई। अथर्व ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तुमने मुझे खतरे से बचाया है शिवांगी, उस रात एक्सीडेंट से अपनी कार बीच में लाकर, फिर कोमा से भी तुम्हारी आवाज़ सुनकर बाहर आया मैं। अगर तुम नहीं होती तो शायद अभी भी हॉस्पिटल के उसी बिस्तर पर होता मैं। शिवांगी आंसू भरी नज़रों से उसे देखने लगी। वह बोला, आज के बाद अगर तुमने ऐसी बात की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। शिवांगी ने पूछा, कैसी पनिशमेंट? अथर्व मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पलकों पर ठहरे आंसू उसके गालों पर बहने लगे। कुछ देर तक वह शांत रही, फिर अपने हाथ उसके गर्दन पर रख वह उसका पूरा साथ देने लगी। ये महसूस करते ही अथर्व ने एक पल के लिए आंखें खोली, फिर आंखें बंद कर उस एहसास को महसूस करने लगा। उसका प्यार, जो उसे आज तक एक तरफा लग रहा था, आज उसे मुकम्मल होता नजर आया। शिवांगी, जो कभी दोस्त थी फिर अचानक पत्नी बन गई, आज शायद वो उसके जीवन साथी बनने की तरफ एक कदम बढ़ा रही थी। कुछ देर में दोनों एक दूसरे से दूर हुए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अथर्व ने आगे बढ़ उसके माथे को चूम लिया और उसे गले लगा लिया। उसने मन में कहा, तुम्हारे दिल से हर डर को मैं निकाल दूंगा शिवांगी, अब तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए काफी देर से बैठे थे। तभी अथर्व का फोन बजा। दूसरी तरफ से ईशान की दबी हुई आवाज आई, तेरी माया तेरे कमरे में आकर बैठी हुई है। मैंने उससे कहा तू बाथरूम में है, तुझे वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी वह यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। बड़ी ढीठ है, कह रही है तेरे बाहर आने का इंतजार करेगी और तुझसे बात करके ही जाएगी। अब मैं क्या करूं? कब से बाथरूम में बैठा हूं तेरे चक्कर में। अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, उससे कहो वो अपने कमरे में जाए, मैं आकर मिल लूंगा। अथर्व के कमरे में
ईशान बाथरूम से बाहर निकला। सोफे पर बैठी माया ने पूछा, अथर्व बाहर नहीं आया? ईशान ने कहा, उसे बाथरूम से निकलने में वक्त लगेगा। उसने कहा तुम अपने कमरे में जाओ, वहां आकर तुमसे मिल लेगा। माया ने शक भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन मुझे अथर्व की कोई आवाज नहीं आई। ईशान उसके पास आते हुए बोला, उसकी भी डिग्निटी है। तुम्हारे रहते वह जोर से ये तो नहीं कह सकता कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। माया कुछ बोलने को थी, लेकिन ईशान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर अपने साथ दरवाजे तक ले जाते हुए बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही? उसे कपड़े बदलने हैं, वो तुम्हारे सामने नहीं कर सकता। उसने उसे कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर राहत की सांस ली। माया ने गुस्से से दरवाजे को देखते हुए मन में कहा, पहले वो मंजीत था, अब ये। पता नहीं अथर्व के आसपास रहने वाले लोग इतने बदतमीज क्यों रहते हैं। तभी उसकी नज़र उस दरवाजे के ठीक बगल वाले दरवाजे पर गई। उसने धीरे से कहा, अंजलि कपूर बता रही थी इस कमरे में वो लड़की रहती है, अथर्व की फिजियोथेरेपिस्ट। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर अथर्व की बाहों में बैठी सिवी ने पूछा, कौन है? बाहर से माया की आवाज आई, मैं माया। क्या मैं कुछ देर तुमसे बात कर सकती हूँ? उसने अथर्व को देखा, जो पैर फैलाए उसके बगल में बैठा था। उसकी आंखों में उसकी आवाज़ सुनते ही गुस्सा तैरने लगा था। वह बोली, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। माया ने कहा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उसने अथर्व की तरफ देखा, अभी आप कमरे में जाइए। अथर्व गुस्से से दरवाजे को देखने लगा। वह इतनी मुश्किल से शिवांगी के साथ कुछ वक्त बिता रहा था और उसमें भी माया कांटा बनकर आ गई थी। वह ये भी जानता था माया इतनी आसानी से वापस जाने वाली नहीं है। शिवांगी की मदद से वह व्हील चेयर पर बैठ सीक्रेट दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शिवांगी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वह वापस ग्रीन कुर्ती और प्लाजो पहन कर आई और दरवाजा खोला। माया ने उसे देखते हुए मन में कहा, इस लड़की के कितने रूप हैं। अथर्व के साथ जब आई थी तब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिपाही खड़ी हो, और अभी से देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की बहू हो। उसने सिर झटका, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये बहू रानी नहीं, नौकरानी है इस घर में। शिवी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आपसे उस वक्त मुलाकात नहीं हो पाई। मैं शिवांगी मेहता। माया ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। मैं माया मल्होत्रा, अथर्व की होने वाली बीवी। दोनों अंदर आए। माया कुर्सी पर बैठी और शिवी बिस्तर पर। उसने कहा, तुम्हें भी कितना अजीब लग रहा होगा ना। शादी से पहले ही मैं इस घर में रहने आ गई। मैं क्या करती? अंजलि आंटी इतना इंसिस्ट कर रही थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। शिवी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या बताया? आपके हाथ को हुआ क्या है? माया ने अपने दाहिने हाथ को देखा। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अथर्व को उस हालत में देखकर मैं इतना परेशान हो गई थी कि। उसने अपने आंसू पोंछे। शिवी ने मन में कहा, ये तो नकली आंसू बहाने में मगरमच्छ को भी पीछे छोड़ चुकी है। कुछ देर में शांत हो उसने आगे कहा, मैं तुमसे पूछना चाहती थी, क्या तुम अथर्व के साथ मेरी देखभाल भी कर सकती हो? शिवी ने मन में कहा, मैं यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अथर्व के लिए आई हूँ। फिर मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, मैं आपको भी एक्सरसाइज करवा दिया करूँगी। माया कमरे से बाहर चली गई। शिवी ने दरवाजा बंद कर दिया। माया ने दरवाजे को देखते हुए मन में कहा, यह लड़की मेरे काम आ सकती है। वह मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चली गई, जो घर में दूसरी तरफ था। इधर ईशान अथर्व के कमरे में क्लोजेट में उस सीक्रेट दरवाजे के पास कान लगाए खड़ा था। अथर्व उसके पीछे से बोला, कुछ सुनाई नहीं देने वाला। ईशान ने उसे देखा, तुम्हें नहीं जानना दोनों सौतन एक दूसरे से क्या बातें कर रही हैं? कहीं दोनों बातें करते करते सहेलियां बन गई तो नई मूवी बनेगी इस पर, सौतन बनी सहेली। अथर्व ने उसे घूरा। वो दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। वैसे तुम्हारे आर्किटेक्ट ने क्या काम किया है? अगर तुमने खुद मेरे सामने इस दरवाजे को नहीं खोला होता तो मुझे कभी यकीन नहीं होता कि यहाँ एक दरवाजा भी है। अब समझ आया तो इतना खुश क्यों हुआ था जब मैंने तुझे बताया था कि शिवांगी इस कमरे में रहने वाली है। फिर उसके सामने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच बता, एक दिन में कितनी बार इसका इस्तेमाल करता है? अथर्व अपनी व्हील चेयर मोड़ते हुए बोला, जरूरत नहीं पड़ती, शिवी रात को खुद मेरे साथ आकर सोती है। ईशान को उनके साथ सोने का नज़ारा याद आ गया। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, मेरी इन आंखों ने क्या देख लिया।
फिर उसके पीछे आते हुए बोला, 2 दिन में तुम दोनों मनमानी करने लगे। कम से कम इतना तो ख्याल करो, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? घर वालों की नज़र में तो सिंगल है। अथर्व दरवाजे की तरफ जाने लगा तो ईशान बोला, कपड़े बदल ले, मैंने यही कहकर माया को भगाया था। कुछ ही देर में अथर्व माया के कमरे में था। उसने कहा, अच्छा नाटक कर रही हो तुम। मॉम को सच नहीं बताने के बजाय उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ये मत सोचना कि इन सब से तुम्हारा मुझसे रिश्ता जुड़ जाएगा। आज नहीं तो कल तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। माया ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं जानती हूँ अथर्व, मैंने एक झूठ बोला है, लेकिन उस झूठ की वजह भी तुम्हें बताई है। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दे सकते? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अथर्व ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कल सुबह तक तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसलिए अपना बैग खोलने की जरूरत नहीं है। वह बाहर निकल गया। माया ने उसे जाते हुए देख टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन सा यहाँ घर बसाने आई हूँ? बस एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद तुम्हारी शकल भी नहीं देखूंगी। शाम को डाइनिंग टेबल के पास सब डिनर के लिए बैठे थे। आज वहाँ का माहौल कुछ अलग था। शिवी और माया आमने सामने बैठे थे। करण जी की नज़र बार बार दोनों पर जा रही थी। शिवी के ठीक बगल में अथर्व था और अथर्व के दूसरी तरफ ईशान। माया कृतिका के पास बैठी थी। करण जी जानते थे कि माया के यहाँ रहने को लेकर अथर्व ने नाराजगी जरूर दिखाई होगी। वो धीरे से मुस्कुरा दिए, जो अथर्व ने देख लिया था। कृतिका ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी कि आप यहाँ हमारे साथ रहने आ गई। तभी उसके ठीक सामने बैठे अथर्व ने कड़ी आवाज में कहा, वो तुम्हारी भाभी नहीं है कृतिका। कृतिका कभी अथर्व को कभी अंजलि जी को देखने लगी। अंजलि जी ने कहा, तुम्हें माया से ही शादी करनी होगी, इसलिए वो कृतिका की होने वाली भाभी है। ईशान और अथर्व ने एक साथ करण जी को देखा। वो बोले, मैं अपनी बीवी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ईशान ने मन में कहा, अंकल, तो क्या आप अथर्व की दूसरी शादी करवाएंगे? आपकी बीवी को आपको समझाना तो चाहिए ना। वो बोला, आंटी, शादी अथर्व को करनी है। अगर वो खुश नहीं हुआ तो सिर्फ डिजास्टर होगा। अंजलि जी बोली, अगर वो कोई गलती करेगा तो उसे रोकना भी जरूरी है। माया ने रोते हुए कहा, आंटी, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। मॉम डैड घर में नहीं थे और विक्रांत भी बाहर गया है, इसलिए मैंने आपकी बात मान ली थी। शिवी ने आंखें छोटी कर माया को देखा। वो मन में बोली, वो अथर्व से प्यार नहीं करती। अगर ऐसा होता तो उससे कोमा में मिलने क्यों नहीं आई? तो फिर क्यों कर रही है वो ऐसा? कुछ तो झोल है। ये माया कोई माया जाल तो जरूर रचा रही है, जिसमें आंटी फंस गई हैं। तभी अथर्व की आवाज़ आई, मॉम, आपको ये लग रहा है ना कि जब मैं कोमा में था तो माया रोज़ मुझसे मिलने आ रही थी, लेकिन ये सच नहीं है। वो अंजलि जी ने गुस्से से उसे देखा। मुझे पता था तुम आखिर में ऐसा ही कुछ कहोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा अथर्व, तुम्हें इतनी छोटी सी बात एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, और माया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। करण जी ऐसे खाने में लगे थे जैसे उन्हें वहां हुई कोई भी बात सुनाई ही ना दी हो। अथर्व गुस्से से खाना छोड़ जाने लगा तो शिवी ने उसे रोक दिया। आपके लिए इस वक्त दवा और खाना दोनों जरूरी है। अथर्व उसका चेहरा देखते ही शांत हो गया और माया को इग्नोर कर खाने लगा। डिनर के बाद करण जी अपने स्टडी रूम में अपने अगले केस की तैयारी कर रहे थे। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, उन्होंने सामने देखा। अथर्व अंदर आया। करण जी उसे देख मुस्कुराए। अथर्व उन्हें देखते हुए बोला, आप मॉम को समझाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? करण जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देता। ये तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बीच की बात है। अथर्व बेयकीनी से उन्हें देखने लगा। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी बहू की जगह मैं किसी और को दे दूं? करण जी हल्का सा हंसे। चलो, तुमने मेरे सामने माना तो सही कि वो मेरी बहू है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। वैसे शैलेश ने कहा कि मुझे शिवांगी को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे उसकी बेटी समझूं, लेकिन फिर भी जब तक सारी सच्चाई पता नहीं चलती, मैं उसकी तरफदारी कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं तुम्हारी मॉम से बात नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी वजह से अपनी बीवी को नाराज़ नहीं कर सकता। अथर्व नाराज़गी से दूसरी तरफ देखने लगा और मन में बोला,
मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे मॉम डैड के बीच प्रॉब्लम हो? करण जी ने पूछा। कहीं तुम्हारी बीवी माया के आने से नाराज तो नहीं है, जो अब तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी खड़ी करना चाहते हो? अथर्व मुंह फाड़े उन्हें देखता रह गया। उसने अपनी व्हील चेयर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत भी नहीं है अपनी बीवी को इस घर में उसकी सही जगह दिलवाने के लिए। और हाँ, वो मुझसे नाराज़ नहीं है, वो आपकी बीवी से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। वह दरवाजे से बाहर निकल गया। करण जी अपने चेयर पर लीन होते हुए बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो अपनी वाइफ की तारीफ करके गया है। सच कहो तो मुझे तो ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ अथर्व कि तुम अपने रिश्ते के लिए किस हद तक जाते हो। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी जवानी में तुम्हारी मॉम से शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। तब मेरे पिता ने मेरा साथ नहीं दिया था। उन्होंने कहा था, अगर मैंने अपने रिश्ते के लिए संघर्ष नहीं किया तो कभी उसकी कीमत नहीं समझ पाऊंगा और आगे उसके लिए एफर्ट नहीं लगाऊंगा। तुम थोड़ा संघर्ष करो, तब तो उस रिश्ते की कीमत समझ आएगी। कुछ देर में वो अपने कमरे में आए। अंजलि जी नाइट ड्रेस पहने एक किताब लिए बिस्तर पर पैर फैलाए बैठी हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मैंने सुना माया के यहाँ आने से अथर्व खुश नहीं है। अंजलि जी ने किताब नीचे रखते हुए कहा, उस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। इतनी अच्छी लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या गया है। करण जी उनके बगल में बैठते हुए बोले, लेकिन आपको नहीं लगता शादी से पहले माया को यहाँ लेकर आना भी सही नहीं था, खासकर तब जब उन दोनों में कुछ परेशानी चल रही है। हम सब जानते हैं अथर्व ने कभी भी माया से शादी के लिए हाँ नहीं किया है। अंजलि जी ने उन्हें देख कहा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी बेटी को गलती करने दूँ? माया से अच्छी जीवन साथी उसके लिए कोई नहीं हो सकती। अथर्व बहुत जल्द यह देखेगा कि माया उसकी कितनी परवाह करती है। उन्होंने अपने तरफ की साइड लैम्प को बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। करण जी ने उन्हें देखते हुए मन में कहा, समझ आप नहीं रही हैं अंजलि, माया कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि इस घर की बहू शिवांगी है। जहाँ एक तरफ कपूर हाउस में माया की वजह से परेशानी हो रही थी, वहीं विक्रांत को कोई बुरी तरीके से पीट रहा था। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट थे। वह बड़ी मुश्किल से घुटनों के बल बैठा। सामने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने श्याम खड़ा था, गले में चेन, आंखों में गुस्सा। देखकर उसकी उम्र करीब 30-32 साल की लग रही थी। विक्रांत ने कहा, अब तो आपका गुस्सा शांत हो चुका होगा, मुझे बस माया के लिए एंटीडोट चाहिए। श्याम उसके सामने बैठा और बोला, दर्द हो रहा है उसे इस तरह देखकर, मानना पड़ेगा उसके लिए इतनी मार खा रहे हो। विक्रांत, हम बार बार मौके नहीं देते। 2 इंजेक्शन दिए थे तुम्हें, एक दुश्मनों के हाथ में देकर आए हो और दूसरा खुद माया ने अपने हाथ में डाल लिया। तुम्हें पता भी है देश की इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पीछे लग गई है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हमने एक ऐसा ड्रग डेवलप किया है जिससे किसी के नर्वस सिस्टम को बंद किया जा सकता है। विक्रांत ने कहा, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। माया कपूर हाउस में है अथर्व के करीब, वह बहुत जल्द उसे वो इंजेक्शन दे देगी। श्याम हंसा, तुम्हें लगता है उसके करीब होने से वो सफल हो जाएगी? शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन उसे बचाने वाला उसी घर में मौजूद है 24 घंटे। इतना आसान नहीं है उसे मात देना। सिर्फ तेज दिमाग नहीं, हिम्मत भी रखता है वो शख्स। विक्रांत ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? श्याम बोला, उन लोगों की नज़र हर वक्त अथर्व पर होती है। अगर उन्हें माया पर जरा सा भी शक हो गया तो शायद वो कभी तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? तभी श्याम के बॉस विलियम स्मिथ की गहरी आवाज आई, श्याम, हमारे पास और कोई नहीं है जो उसके इतने करीब जा सके। मुझे लगता है हमें उसे और मौका देना चाहिए। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां करीब 50 साल का एक आदमी खड़ा था। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके गले में क्रॉस का लॉकेट था। उसने अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाल रखे थे। श्याम खड़ा हो बोला, बॉस, मुझे लगता है इन्हें इनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। रात के वक्त शिवी सोने की तैयारी कर रही थी जब उसके कमरे का सीक्रेट डोर खुला। उसने बिना पीछे देखे ही कहा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पीछे से अथर्व की आवाज़ आई,
आज मैं यहीं सोने आया। शिवी ने पीछे मुड़कर उसे देखा। शिवी ने पीछे मुड़ उसे देखा। अगर कोई आपको देखने कमरे में आ गया तो? अथर्व ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लिया। मैंने अपना रूम लॉक कर दिया है, कोई नहीं आएगा, शिवी ने खड़े होते हुए कहा। आप भूल रहे हैं, वो बाहर से चाबी लगाकर खुल सकता है। अथर्व मुस्कुराया। तो तुम चलो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं सोऊंगा। अगर रात को मुझे कोई परेशानी हुई तो कौन देखेगा? शिवी उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे से अथर्व आया। शिवी उसे लिटाने के बाद उसके बगल में लेट गई। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। वहीं कोई था जो चोरी चुपके कपूर हाउस से बाहर जा रहा था। वो कुछ दूर पहुंच रुक गया और अपने सिर से चादर हटाई। ये माया थी जो विक्रांत से मिलने आई थी। विक्रांत को काफी चोट आई थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए एंटीडोट लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हें ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। माया ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें इतना मारा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार वो असली थे। विक्रांत ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। सावधान रहना। मैंने सुना वो लोग अथर्व के घर में रहकर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। माया हैरानी से उसे देखने लगी। लेकिन घर में तो सिर्फ ईशान और वो शिवांगी बाहर से है। फिर कुछ सोच बोली, ईशान तो दोस्त है, जरूर शिवांगी उनमें से होगी। विक्रांत ने उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, तुम वापस आ जाओ। अगर उसे तुम पर शक हो गया तो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। माया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं अपना बदला पूरा किए बगैर वहां से नहीं निकलूंगी। मैं पूरे कपूर परिवार को खून के आंसू रोते देखना चाहती हूँ, जैसे उनकी वजह से मैं रोई थी। विक्रांत ने कहा, उन लोगों ने तुम्हें कुछ करने को भी कहा है। माया ने उसे देखा। वह धीमी आवाज में उसे कुछ बताने लगा। माया ने मुस्कुराकर कहा, ये तो अच्छा है, अब अथर्व हमारे वार से नहीं बच सकता। सबसे पहले मैं उस शिवांगी और ईशान को इस बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। उनके रहते हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। वह विक्रांत से दवा लेकर वापस चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कोई उन दोनों को देख रहा था। कौन उन्हें सुन रहा था? क्या शिवी और उसकी टीम माया के वार से अथर्व को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।